ज्योतिषाचार्य और बाहर से पधारे हुए जो भी हमारे अतिथिगण हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरा पहला ज्योतिष सम्मेलन है जिसमें मैं आज पधारी हूँ, वो भी मेरे गुरुदेव ओम जी शास्त्री जी की कृपा से, कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सबके सामने कुछ अपनी बात रख सकूं। तो उन्होंने मुझे आज का टॉपिक मिला है अष्टकूट मिलान। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे अबोध बालिका समझ करके क्षमा करें। तो जो अष्टकूट मिलान है, सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग। जो पंचांग है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पंचांग है 5 अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि पंचदश अंग 5 अंगों से मिलकर, जिसमें 5 अंग हमारे क्या क्या होते हैं? पहला वार, तिथि, नक्षत्र, करण और लास्ट है हमारा योग, जिसमें हमारे वार आप सभी जानते हो सौर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। उसके बाद में हमारे जो है नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र होते हैं। उसके बाद में हमारे जो योग हैं, योग भी हमारे 27 होते हैं। और जो करण है वो हमारे 11 करण होते हैं, जिसमें से 8 तो हमारे मुख्य करण होते हैं और 3 हमारे साइलेंट करण होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं तिथि के ऊपर। तिथि जो है हमारी शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होती है, जैसा कि अभी चैत्र नवरात्र थे, शुक्ल से ही स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं क्योंकि हम उसको कृष्ण पक्ष से मानते, शुक्ल पक्ष से ही मानते और उसी से हमारे महीने का आरंभ होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे राशि ज्ञान की। राशि ज्ञान जो है 12 राशियां होती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो राशि है, एक राशि अपने आप में ढाई भाग की होती है, नक्षत्र रखती है। 2.5 नक्षत्र मिलकर एक राशि का निर्माण करते हैं। और जो एक राशि होती है वो 9 अक्षरों से मिलकर के बनी होती है, चूचे, चोला, लाली, लुए, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अष्टकूट मिलापक की। जैसा कि आपको पता है सभी वर और कन्या का विवाह मिलापक करते हैं, तो उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि उनका मिलान अच्छे से अच्छा हो, ताकि उनको भविष्य में कोई परेशानी नहीं है, उनके करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित। तो इसके लिए हम बात करेंगे जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने ज्ञान अनुसंधान के आधार पर इसकी पद्धति का आविष्कार किया, जिसे हम कह सकते हैं अष्टकूट मिलापक। तो उसमें उन्होंने यह बताया हमें कि जो हमारे अष्टकूट मिलान होते हैं वो 8 अंगों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह स्वामी, गण। उसके बाद में आता है हमारा भ्रकुट और नाड़ी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा वर्ण होता है वो अपने आप में 1 पॉइंट रखता है, वश्य जो है अपने आप में 2 पॉइंट रखता है। उसके बाद में आता है हमारा तारा जो है कि 3 पॉइंट रखता है, और योनि हमारा 4 पॉइंट रखता है। और उसके बाद हमारा आता है ग्रह स्वामी जो है कि 5 पॉइंट रखता है। उसके बाद में आता है हमारा गण जो है कि 6 पॉइंट रखता है, और भ्रकुट हमारा 7 या 0 पॉइंट रखता है। उसके बाद में आता है हमारा नाड़ी जो है कि 8 पॉइंट रखता है। ऐसा करके टोटल 36 गुण मिलान किए जाते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जब भी हम मिलान करते हैं, यदि किसी का 18 से 25 के मध्य में मिलान होता है या 23 के मध्य मिलान होता है, तो उसको मध्यम मिलान माना जाता है, और इससे ऊपर अधिक होने पर उसको अच्छा शुद्ध मिलान माना जाता है। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगी कि जैसा कि मिलान होता है, तो जो हमारा वर्ण होता है वो 3 अंगों से मिलकर बना होता है। चार से मिलकर बना होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों से मिलकर बना होता है। जब भी हम मिलान करते हैं तो जो हमारे पास वर और कन्या के जो भी वर्ण हैं, अगर हमारे पास वर का उच्च वर्ण है, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण, और कन्या का भी वर्ण हमारे पास ब्राह्मण है, दोनों का मैच कर जाता है, तो उसका हमारा पॉइंट 1 आ जाएगा। अगर कन्या का हमारा निम्न है और वर का उच्च है तो भी मिलान हो जाएगा, 1 पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर कन्या का उच्च है और वर का निम्न है तो इसका पॉइंट होगा हमारा 0। जैसा कि आप सबको पता है, तो उसका हमारा जो मिलान होगा वो 0 होगा। उसके बाद में आ जाती है हमारी वश्य की, उसके हमारे देखो 2 पॉइंट होता है। तारा जो है हम 27 नक्षत्रों से मिलकर के निकालते हैं। अगर हम वर से कन्या के नक्षत्र तक गिनते हैं तो उसमें हम जो है कि 9 का भाग दे देते हैं, और उससे जो भी हमारा शेषफल आता है उसके आधार पे हम गणना कर लेते हैं। अगर उसका शेषफल हमारा 0 बचता है उसको भी हम 9 के बराबर ही मानते हैं। और
और यदि कन्या से वर तक भी गिनते हैं तो भी शेषफल 0 बचता है, तो उसको भी हम 9 के बराबर ही पॉइंट मानते हैं। जिसका मिलान हमारा देखा जाता है उसमें अधिकतम पॉइंट 3 होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारी योनि होती है, योनि में हमारी टोटल 14 योनि होती है, महिष की, मृग की, अश्व की, ऐसे करके और भी आती है। उसके बाद में बात होती है हमारी नाड़ी की। जो नाड़ी है, नाड़ी में हमारी 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, आद्य, मध्यम और अंत्य। इसमें जो है अगर समान नाड़ियां हैं तो उसमें नाड़ी दोष देखा जाता है, और विपरीत नाड़ियां मतलब वर्गीय और कन्या की अगर विपरीत नाड़ियां हैं तो उनका अधिकतम पॉइंट होगा हमारे पास 8, जिसका हमारा मिलान हो जाता है। या तो इसका पॉइंट 8 आता है या फिर इसका पॉइंट 0 आता है। अगर हमारे पास एक ही नक्षत्र है लेकिन उसमें अगर चरण अलग अलग हैं तो यहाँ पे नाड़ी दोष मान नहीं होता है। जैसे कि उसमें मान लीजिए आप नक्षत्र एग्जाम्पल ले लिया हमने, अश्विनी नक्षत्र, उसका पहला चरण है अगर वर का और कन्या का 4th नक्षत्र है, या दोनों के चरण अलग अलग जा रहे, फर्स्ट 4th या फर्स्ट 2nd या 3rd 4th जो भी है, अगर चरण अलग अलग है तो वहां पे नाड़ी दोष नहीं होता है। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगी कि जो भ्रकूट है, अगर किसी के वर और कन्या के मिलान में भ्रकूट दोष होता है, अगर ग्रह मैत्री पूर्ण है तो उसका वहां से हमारे पॉइंट निकल करके आ जाता है, क्योंकि उसकी ग्रह मैत्री तो पूर्ण हो रही है तो वहां पे उसको 4 पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे करके ही मिलान किया जाता है। और रही बात दूसरी, अगर हम डेट टाइम प्लेस वर और कन्या के जन्म पत्रिका से मिलान करते तो हमारे पास दोनों की जन्म पत्रिका होनी चाहिए, दोनों की डेट, दोनों की जन्म स्थान, जन्म समय और जो है कि उसका दिन, तीनों हमारे पास जो लीजिए डेट टाइम प्लेस, तीनों चीजें होनी चाहिए। उसी के आधार पे हम उनके अंदर जो कुंडली होती है, हमारी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, उसी के बारे में हम विचार करते हैं। जैसा कि मंगल का टॉपिक है, मंगल जो है हमारा पहले 4th, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होता है। तो इसका जो परिहार है, अगर वर की कुंडली में पहले हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, अगर पहले 4th, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल है तो कन्या के भी किसी भी भावों में से मंगल होनी चाहिए, मतलब वो कुंडली मांगलिक होती है। दोनों का जो विवाह है मांगलिक से ही करना चाहिए, वर भी मांगलिक होना चाहिए, कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, तो ही वे विवाह करने योग्य कुंडली होती है, अन्यथा विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि उसकी कुंडली में शनि ग्रह है, जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया है, अगर उसके भाव में अगर शनि ग्रह है तो उसका परिहार भी हो जाता है, और यदि कोई राहु या कोई पापी ग्रह है तो उससे भी उसका परिहार हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी जीवा को विराम दूंगी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।